तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस सीक्वेंस में। बच्चों, जब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात की थी शुरुआत में, तो पहले उसको समझो। तो क्रॉसिंग क्यों जरूरत पड़ी ये समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि लिमिट an इक्वल टू एल, और इसी को दूसरे तरीके से आप कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम एम। एम कोई नेचुरल नंबर होगा सच दैट an minus l mod less than epsilon, and this is true for every n which is greater than or equal to m। ये तरीका था। अब इस पैटर्न में एक कमी है बच्चों। इसमें ना आपको पहले ही पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है, एल क्या है। अब हमेशा पहले ही कहां से पता चलेगा लिमिट क्या है? तो फिर जब पता ही ना हो एल क्या हो, तो क्या करें? मतलब जब लिमिट नहीं मालूम है, भाई इस डेफिनेशन को कब यूज कर सकते हैं, पहले इस बात को समझिएगा। जब आपको एल ऑलरेडी आपको मिल जाए, तब आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई सीक्वेंस 1/n जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, प्रूफ करो। तो आसान है, 1/n और जीरो का डिफरेंस लेना, क्योंकि ऑलरेडी समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों, अगर सीक्वेंस थोड़ा उलझा हुआ हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो और एल डायरेक्टली पहले ही नहीं मिल पा रहा हो, तो आप कन्वर्जेंट है दिखाना इतना आसान भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्रॉसी का ये वाला तरीका बड़ा यूजफुल है, क्योंकि इसमें लिमिट की जरूरत ही नहीं है। तो कभी अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कहीं कि आखिर इसके क्या फायदे हैं, तो पहला फायदा यही है, प्रोसेस सीक्वेंस जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कि भाई इसमें लिमिट की जरूरत नहीं है। अब तो फिर ये है क्या, चलो देखते हैं। मान लेते हैं एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, लेट an है कोई, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये है हमारे पास, ठीक है। इट इज प्रोसेस सीक्वेंस इफ for every epsilon greater than zero, there exists some m belongs to natural number। इतना तो वही है, such that an और am के बीच का जो डिफरेंस है, मॉड, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या कहना चाह रहा है ये, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा यूजफुल है। कि आप जो टर्म्स दे रहे हैं ना सीक्वेंस की, अगर उनके बीच का जो गैप है वो कम होते जा रहा हो, धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहा है, सीक्वेंस के बीच का गैप कितना कम हो रहा है, जितना आप चाहें आप एप्सिलॉन तय करिए, मैं उससे कम गैप दिखा दूंगा कहीं ना कहीं। इसका ये मतलब है, जितना गैप कम कहें, तो आपको हर एप्सिलॉन के लिए एक एम ऐसा मिलेगा कि उस एम से आगे आप जितनी मर्जी टर्म्स लें, उनके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, जितना कम कहें। जैसे एक एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, 1/n को ही प्रोसेस सीक्वेंस ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। तो आपके पास जो an है वो 1/n है। तो अब अगर आप 1/an-am करें, देखिए यहां पर सपोज यहां लिमिट का मामला नहीं है अब, और आपसे कहा जाए कि ये सीक्वेंस क्रॉसी है, तो आप इसे an का मतलब 1/n, am का मतलब 1/m मॉड ले लेते हैं। तो m-n अपॉन mn। m और n में हम बड़ा किसको ले रहे हैं जरा देखिए तो यहाँ पर। एन को। तो फिर एन को। हाँ, तो मैं इसको n-m कर लेता हूँ, फिर तो मॉड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा।
n-m तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता अब। यस सर। ठीक है। और ये बताओ, n-m अपॉन n, ये क्वांटिटी वन से कम होगी या नहीं होगी? अरे नीचे n है, ऊपर n-m है। यस सर। तो n यस माइनस सर। एम अपॉन n इंटू वन अपॉन एम, इससे बड़ी क्वांटिटी वन लिख दी, यहाँ वन अपॉन एम हो गया। तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर मैं m को वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा ले लूं। आप जितना एप्सिलॉन लें, अगर मैं उसका वन अपॉन कर दूं तो और उसको m मान लूं, तो फिर आगे ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कहीं पर इसको क्रॉसिस सीक्वेंस दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे? तरीका समझिए, आपको एक एम ढूंढना होता है बच्चों हमेशा। मैं एम ढूंढने में एक दो सवालों में आपकी मदद करूंगा, ताकि आपको प्रोसीजर पता लगे करना क्या होता है आखिर। हमेशा एम ही ढूंढते हैं सीक्वेंसेज में, एम फॉर मुंबई। अगर आपको हर एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा एम मिल रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कंटिन्यूटी में हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है, भाई इतना ही सोचना होता है यार। एप्सिलॉन हमेशा चैलेंजर है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आप ऐसा ढूंढ पाए तो आप देख रहे हैं फिर ए एन माइनस ए एम के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से कम हो जा रहा है। एप्सिलॉन जो मर्जी ले आप, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो वन अपॉन एप्सिलॉन हमेशा डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्रॉसिस सीक्वेंस है। अच्छा, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि क्रॉसिस सीक्वेंस में जो टर्म्स है उनके बीच का गैप कम हो जाएगा, और फिर आपके पास कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स, ध्यान दीजिए मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, सक्सेसिव का मतलब लगातार दो टर्म अगर आप लेते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने सक्सेसिव कहीं डेफिनेशन में नहीं लिखा है। सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप कम होने के बावजूद भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। आप जितना मर्जी एप्सिलॉन ले लीजिए, जितना मर्जी, टर्म्स के बीच का गैप इतना कम हो जाएगा कि उस गैप में जितनी मर्जी टर्म आप कहें कि अच्छा एप्सिलॉन इतना छोटा ले रहे हूं, क्या इस पूरे गैप में 100 टर्म आ जाएंगी? आ जाएंगी, ए एन माइनस ए एम। क्योंकि ये थोड़ी लिखा है कि एन एम से ठीक बड़ा होगा। एन एम से कितना भी बड़ा हो, फिर कितनी सारी टर्म्स हों, वो सब एप्सिलॉन के अंदर आएंगी धीरे धीरे। केवल सक्सेसिव टर्म्स के गैप कम होता जाना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर केवल ये पूछा जाए, कहा जाए कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप कम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन हर एप्सिलॉन जो आप लें, तो उस जोन में आप जितनी टर्म चाहें कंप्रेस कर सकते हैं, आनी चाहिए। फॉर एवरी एन है भाई, हर शब्द को डाइजेस्ट करो, चबा चबा के समझो चीजों को। अच्छा, कितनी सारी टर्म ले लो, फिर एम से आगे उनका डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ते हैं, बच्चों आराम से सोचना, बहुत देर तक सोचना फिर पढ़ना। मैथमेटिक्स में डेफिनेशन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लोग जैसे बाकी चीजें कहानियां पढ़ते हैं ना, फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाते हैं ना। ये डेफिनेशन समझने में मुझे खुद बहुत समय लगा। स्टीफन अबॉट में एक क्वेश्चन था ऐसा जो मैंने अभी बोला, कि एक सीक्वेंस है और उसके सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप कम होते जा रहा है, क्या जरूरी है वो क्रॉसी सीक्वेंस हो? तो आंसर था नहीं। सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप कम होते जा रहा है तो जरूरी नहीं है क्रॉसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप लोग काउंटर एग्जाम्पल मुझे बताएंगे, पढ़िएगा मिलेगा, और फिर मुझे भी भेजिएगा, ताकि ग्रुप में जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी भेजा जाए।
कि भाई केवल सक्सेसिव टर्म्स के बीच का नहीं गैप, कितनी टर्म ले लीजिए हर अपसाइलर के लिए ऐसा होगा। और जो मैं कह रहा हूं वो समझने में टाइम लगता है, जब आप चीजें पढ़ते हैं तो लगता है यार अब समझ में आया क्रॉस से। तो अभी केवल कईयों को इतना समझ में आया होगा कि हाँ गैप कम होते जा रहा है टर्म्स का, बस गैप कम होते जा रहा है। और कोई भी एप्सिलॉन रेंज ले लीजिए, उस रेंज में जितनी मर्जी टर्म घुसानी हो घुसा सकते हैं आप, धीरे 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 धीरे। इस बात को समझने में टाइम लगेगा। तो अबाउट में से आज वो एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सीक्वेंस है और उसके सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप कम होते जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्या जरूरी है वो क्रॉसिस सीक्वेंस होगा? तो आंसर है नहीं। ये एग्जाम्पल आप ढूंढिए और किताब में सब लिखा हुआ है, और मुझे भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो। एक और एग्जाम्पल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यार समझ पा रहे हो या मैं बोर कर रहा हूँ आप लोगों को? नहीं सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, ए एन अपॉन एन प्लस वन है, इसको क्रॉसिस सीक्वेंस प्रूफ करो कह रहे हैं। ठीक है, हम इसकी लिमिट भी निकाल सकते हैं, ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वन पे जाएगा। लेकिन इसको सरल सवाल यही ले लेते हैं। तो बेटा तरीका सीखिए, लेट एप्सिलॉन बी गिवन। क्रॉसी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। क्रॉसी सीक्वेंस अगर आप में मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, फंक्शनल में बार बार करना पड़ेगा ये काम। चलिए हम ये ले लेते हैं, और एन ले लेते हैं एम से बड़ा। तो ए एन माइनस ए एम मॉड। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो यार ये हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो एन माइनस एम बाकी कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन एन प्लस वन। वो कैलकुलेशन है, आप कर ही लोगे। अब ये बताओ, एन माइनस एम अपॉन एन प्लस वन वन से छोटा होगा या नहीं होगा? पिछले में नीचे एन था, अब तो और बड़ा हो गया, नीचे एन प्लस वन, जितना बड़ा होगा और छोटा होता जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो जितना आ गया, इस चीजों तो वन रख दिया, वन अपॉन एम प्लस वन। इससे बड़ा लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एम ले लो। तो अब इससे बड़ा एप्सिलॉन सकते हो, और कब ले सकते हो? जब एम ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन, बस हमेशा एम डिफाइन होगा। तो ऐसा एम मिल जाए तो ए एन माइनस ए एम के जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ठीक है, फिर ये क्रॉसिस सीक्वेंस है, बस इतना ही करना होता है बेटा। क्रॉसिस सीक्वेंस दिखाने के लिए करना क्या होता है कईयों को ये समझ नहीं आता। तो अब अगर क्रॉसी हो गया तो कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, कि क्रॉसी है तो बाउंडेड होगा, ये सब। अब रियल एनालिसिस अगर पढ़ा जाए, केवल केवल रियल जो बच्चे जानते हैं वो ये पढ़ सकते हैं कि क्रॉसी और कन्वर्जेंट एक ही चीज है, ये दोनों साइड से ये रिएक्शन। क्रॉसी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ही चीज है। अगर क्रॉसी है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो क्रॉसी है। ये कब है? जब रियल ले रहे हैं आप, रियल। जो लोग थोड़ा सा टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं, तो वो लोग कंप्लीट, ये मीट्रिक स्पेस भी, टोपोलॉजी नहीं पढ़ी तो मीट्रिक ही सही भाई, मीट्रिक स्पेस तो वो लोग जानते हैं कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक माने दूरी बच्चों, मीट्रिक माने दूरी। दूरी कैसे नए नए तरीके से लेते हैं। तो अगर कोई स्पेस अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो कंप्लीट है।
और कंप्लीट में क्रॉसी और कन्वर्जेंट एक ही चीज होंगे। क्रॉसी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ही चीज होते हैं। क्रॉसी कब कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट कब क्रॉसी होगा, ये केवल तभी सही है जब कोई स्पेस कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले, बस सीधी बात ये है। मतलब उसमें कोई भी क्रॉसी सीक्वेंस लें, ध्यान से समझिए, कोई भी क्रॉसी सीक्वेंस लें स्पेस में, अगर वो उसी स्पेस के किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्स करे। ध्यान से समझिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर किसी स्पेस में जितने क्रॉसेस सीक्वेंस आप बना सकते हैं बना लीजिए, लेकिन वो हर सीक्वेंस स्पेस के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्स करे, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अच्छा वो स्पेस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों कोई भी रियल नंबर्स का क्रॉसेस सीक्वेंस बनाइए, वो किसी न किसी रियल नंबर पर ही कन्वर्ज होगा, तो इसका मतलब रियल नंबर का जो स्पेस है वो कंप्लीट होता है। अब आप कहेंगे सर जो पहली बार पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट क्या हुआ फिर? देखो बच्चों, मैंने ये ले लिया, स्पेस को ये ले लिया, एक्स लेफ्ट ओपन है, राइट क्लोज है, 0 1, और मैंने इसमें एक सीक्वेंस ले लिया 1/n। मजेदार स्थिति यह है कि 1/n जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म इस स्पेस में है। 1 भी है, 1/2 भी है, 1/3 भी है, एंड सो ऑन, हर टर्म। और ये क्रॉसी भी है। अब ये कन्वर्स करेगा 0 पर, लेकिन 0 बदकिस्मती से एक्स में है ही नहीं। तो मतलब आपने इस स्पेस में एक ऐसा पॉइंट ले आए आप, ध्यान से समझिए, एक ऐसा स्पेस में एक आपने क्रॉसिस सीक्वेंस ऐसा बना दिया जो कन्वर्स करते समय स्पेस का पॉइंट नहीं चूज कर रहा, उससे बाहर निकल जा रहा है। तो बच्चों क्या मैं इस स्पेस को कंप्लीट मानूं अभी? हम्म। नहीं सर, नहीं सर। तो कंप्लीट होने का मतलब समझिए, अगर आपने कोई भी क्रॉसिस सीक्वेंस लिया स्पेस में तो वो उसी के किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्स करना चाहिए। और अगर स्पेस कंप्लीट होता है तो फिर चाहे क्रॉसिस सीक्वेंस लो चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। तो रियल एनालिसिस जो लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि क्रॉसी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट क्रॉसी है, रियल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पेस पूरी रियल लाइन है। जो लोग थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं वो इसको ऐसे समझें। तो कंप्लीटनेस जरूरी है। अब आप कंप्लीट सेंस समझेंगे तो आपको रेशनल और इरेशनल भी समझ में आएंगे बच्चों। आपको ये भी समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता दूं कि यार हम लोगों ने एक क्यू को ले लेते हैं, क्यू ये है, ये फील्ड है, हम सभी लोग जानते हैं, ये स्पेस के तौर पर ले लेता हूं मैं एक, ठीक है, इसमें डिस्टेंस भी डिफाइन हो जाती है। अब मैंने इसका सीक्वेंस लिया इसी में, 1 प्लस, अभी एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ले रहे हैं, 1 + 1/1 की पावर 1, ये सीक्वेंस है। एक्सपोनेंशियल ले रहा हूं तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1 + 1/3 का क्यूब, 1 + 1/n की पावर n, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे, क्योंकि n नेचुरल नंबर ले रहे हैं आप, ये सारे के सारे रेशनल हैं। तो सीक्वेंस तो सारा का सारा क्यू के अंदर आया, लेकिन जब ये कन्वर्स करने की बात आ गई, ई को कर रहा है ये बाहर निकल सर, गया। ई को कर रहा है। हाँ। हेलो। हाँ सर, ये इरेशनल हो रहा है। हाँ, तो ये क्यू कंप्लीट नहीं है बच्चों, क्यू कंप्लीट स्पेस नहीं है। कंप्लीट होता तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी शो करता। कंप्लीटनेस ही तो थी वो, हमने उस समय भी बताया था। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और मजेदार स्थिति यह है कि पूरे रियल में से अगर क्यू हटा दें तो जो बचे वो इरेशनल का सेट, वो भी कंप्लीट नहीं है। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कल परसों के, कहीं √2, √2 + √2, √2 + √2 + √2, और मजेदार ये था कि ये 2 पे कन्वर्स कर गया था। यस हर सर। सीक्वेंस की हर टर्म इरेशनल थी, और सीक्वेंस लास्ट में
रेशनल पे कन्वर्ट रेशनल करेंगे। में। तो रेशनल और इरेशनल दोनों कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब इनमें अगर आप कोई प्रोसेस सीक्वेंस लेंगे तो वो प्रोसेस सीक्वेंस कन्वर्स करने के लिए इस स्पेस से बाहर निकल जा रहे हैं। इसीलिए हम क्यू पे स्टडी कम करते हैं, क्यू के काउंटर एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं, स्टडी रियल पे ज्यादा करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस सीक्वेंस और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में समझ में आया होगा। तो ट्रॉसी का जो कन्वर्जेंस का तरीका है ना, वो बहुत जबरदस्त है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज है या नहीं, कन्वर्जेंट है नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता कोई, तो उसको कैसे दिखाते हैं। कन्वर्जेंट तो ठीक है, प्रोसेस सीक्वेंस है वाले तो दिखा दिए, नहीं है वाला भी मुझे एक आध दिखाना चाहिए। चलिए देखते हैं। एन ले लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। लेट एन है 1+1/2 +1/3 +1/n। ये एन है। प्रूव सीक्वेंस एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं है एन। हम क्रॉसी दिखा देंगे, तो क्रॉसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट क्रॉसी भी कह सकते हो। अभी तो कुछ भी कह दिया जाए। ये किसी बच्चे को अगर डाउट है कि यार इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगी, तो मैं थोड़ा समझा दूं। A1 में क्या क्या आएगा बच्चों? 1। 1 सर। A2 1+1/2। 1+1/2। A3 1+1/2 प्लस 1/2। वन वेरी बाई गुड। थ्री हाँ, तो ये सीक्वेंस है, मतलब ऐसा सीक्वेंस बनाया 1 3/2, ऐसा समझ लो, इस तरह से बढ़ा आगे। तो ये क्रॉसी सीक्वेंस नहीं है, ये प्रूफ करना है। अगर आप क्रॉसी दिखाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम एम। ध्यान दीजिएगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक एम मिल जाएगा, ऐसा एम मिलेगा कि फिर उसके आगे के एन और एम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इस लाइन का काउंटर करना है, समझिए। अगर मुझे एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया, कोई एप्सिलॉन मैंने पर्टिकुलर चूज कर लिया, मान लो 1/2 ले लिया, अब मैं एम नहीं ढूंढ पा रहा हूं अब उसके लिए, जबकि डेफिनेशन थी कि हर एप्सिलॉन के लिए एम मिलना चाहिए। और मैंने काउंटर में ये दिखा दिया कि एक एप्सिलॉन ऐसा था जिसके लिए एम निकला ही नहीं, तो फिर ये क्रॉसी नहीं हो पाएगा। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं पहले? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो मान लो कि ऐसा हो रहा है, मान लेते हैं। देखिए आप इसको, सपोज देखते हैं फिर। फॉर एप्सिलॉन 1/2 मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट सम। मान लो, देखते हैं क्या होता है। एम बिलोंग्स टू एन such that an minus an mod less than 1/2 for every n greater than equal to n। मान लो हम निगेटिव क्यों सोचें, चलो ऐसा हो रहा है, देखो अब इससे गड़बड़ क्या हो जाएगी। अब n तो m से बड़ा कुछ भी लिया जा सकता है ना, तो n को मैं ले लेता हूं 2m। मुझे तो एक काउंटर एग्जांपल दिखाना है कोई भी। इसका मतलब मैं ये दिखाने वाला हूं आपसे, a2m - am मॉड लेस देन 1/2 होना चाहिए। मुझे ये दिखाना है, मतलब चलो ठीक। अब आप ही बताओ, A2m - am होगा कितना? पहले थोड़ा समझो। A2m क्या आएगा? 1+1/2 +1/3 +1/m, तक तो वही सब आएगा। फिर 1 1/m प्लस प्लस वन एम प्लस वन 1/m+2 1/m+m, 2m मतलब, माइनस am 1+1/2
+1/m, ये आया। कितना आ रहा है जरा देखिए तो, क्या क्या बचा। ये यहां से यहां तक की टर्म तो कैंसिल ही हो गई बच्चों, तो माइनस वाला तो कुछ है नहीं, तो मॉड लेके भी कोई फायदा नहीं है अब। 1/m+1 m+1। प्लस 1/m+2 +1/2m। अच्छा, अच्छा यार, इन सब में ध्यान दीजिए, 2m सबसे छोटा हुआ ना, देखो। यस सर। मैं इंट बदल देता हूं ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट से समझो। अब आप देखिए प्लीज, m+1 से बड़ा क्या हुआ? m+2। और लास्ट में सबसे बड़ा m+m, मतलब 2m। तो अगर मैं 1/, कर दूं, तो 1/m+1 से छोटा, 1/m+2, उससे छोटा, सबसे छोटा 1/2m। ठीक है, तो अब प्लीज ध्यान दीजिए, आपका a2m - am कितना आया था? 1/m+1 +1/m+2। वही लाइन दोबारा लिख रहा हूं, 1/2m। अब मैं इस सबसे छोटा यहां पर 2m लिख दूं, इसकी जगह भी 2m लिख दूं, और सभी को 1/2m ही लिखूं, तो राइट साइड का एक्सप्रेशन छोटा हो गया या नहीं? 1/m+1 से छोटा। यस सर, छोटा हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ ये कितनी टर्म है, ये सर ये वाली? m टर्म्स है। m। m+1, m+2, m+3 अप टू m+m, तो m टर्म है ना, तो ये हो गया m/2m। तो आपने क्या निकाल दिया? a2n - am mod इज ग्रेटर देन हाफ। आप क्या कह रहे थे क्वेश्चन 1 और 2 में, जरा देखो तो। an - am का मॉड आपने मान इज लिया लेस कि देन ये 1 अपॉन। कन्वर्जेंट है या ये क्रॉसी है, तो भाई हर यस सर। एप्सिलॉन के लिए m मिलेगा। एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन ले लिया आसान से, 1/2 ले लिया, और हमने कहा 1/2 के लिए m तो मिल ही जाएगा, जिसमें ऐसा होगा। ठीक, और जो n है वो m से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने n को 2m ले लिया, m से तो बड़ा ही है। तो उस हिसाब से इक्वेशन 2 ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन इक्वेशन 3 तो उल्टी आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो शुरुआती एज्यूम्शन था वो गलत था। हमारा क्या था एज्यूम्शन? कि ये क्रॉसी है। ई सर कौन सी है? हाँ, जो क्रॉसी, वो लाइन मैंने लिखी नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा कि शुरुआत में हम मान लेते हैं कि सपोज ये क्रॉसी है, तभी हम इक्वेशन 1 लिख रहे होंगे ना, तो वो गलत हो यस सर। जाएगा। एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा कंट्राडिक्शन आ गया, तो हो गया फिर ये क्रॉसी नहीं है या कन्वर्जेंट भी नहीं है फिर। जो बच्चे बीएससी फाइनल के हैं उन्हें समझ में आया ये? यस सर। हम, तो बच्चों में क्रॉसी सीक्वेंस जो है वो नहीं है वाले दो दो चार सवाल जरूर करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉसी है करना तो फिर भी आसान है, क्रॉसी सीक्वेंस नहीं है उसकी प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, कि कोई सीक्वेंस क्रॉसी नहीं है तो होता कैसे है। अगर आप इतना कर पाए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें हो जाएंगी। सीक्वेंस में जितना मुझे अभी जरूरत है, क्रॉसी है या क्रॉसी नहीं है, मैं इसी में इंटरेस्टेड था, और काफी कुछ हो जाएगा, हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पे बात करनी है, और वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट इंफीरियर, सीक्वेंस में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। आज इतना ही करते हैं, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन था ना सर। हाँ जी। सर एक सीक्वेंस दे रही थी वो, रूट जैसे हम ले रहे थे सर, √2 प्लस ले रहे थे, तो लेकिन वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई था, √2 × √2 फिर ऐसे करके बढ़ते जा रहा था।
सर उसमें लिमिट आ रही थी, दो लिमिट आ रही थी। जैसे रूट 2 वाले, जो प्लस वाले केस में तो सर उसमें एक नेगेटिव आ रहा था, तो हमने नेगेटिव को तो वो कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। ऐसा लेकिन ना? इस वाले केस में दो आ रही थी सर, एक जीरो आ रही थी और एक टू आ रही थी। हाँ सर, ऐसा। ऐसा, ठीक। तो जो A1 होगा वो 2 की पावर 1/2 होगा, √2 मतलब। यस सर। A2 क्या होगा, देखिए, √2 √2। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 की पावर 1/2 बाई, यस सर। तो 2 की पावर 3/2 अंदर, हाँ सर। हाँ सर, 3/2 की पावर वन बाहर। बाई टू 2 की पावर 3/4। अच्छा, 1 है, 1/2, कोई पैटर्न आ रहा है? चलिए A3 देखते हैं। √2 √2 √2, तो √2 तो ठीक है। 5.7। और अच्छा, इतने चीज हो तो यही लिख सकते थे, √2 ये ना। सर 2 की पावर 3/4। हाँ, 1 मिनट। 2 × 2 की पावर 3/4, तो +1। 7/4। 2 की पावर 7/4, तो 7/8 हो जाएगा ना? हाँ सर। हम्म। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा है 0.3। कि AN 2 की पावर N-1/2 हो रहा हो? यस सर, उस तरह का ही है पैटर्न इसमें। नहीं, 2 की पावर N नहीं सर, माइनस वो वन अपॉन टू की n पावर माइनस एन वन अपॉन n। ऐसा ना? ये सही है। तो टू। एन की जगह कौन 1 सा रखें, सही है? क्योंकि ऊपर n 4 की है तो जगह a 3 आ वन, रहा हाँ है, सर 8 है सही तो है। 7 आ रहा है। यस सर। तो 2 की पावर N जो था, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, उससे कम आ रहा है ना? यस सर। 2 की पावर 1 - 1 अपॉन 2 की पावर N। N इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 2 की पावर N भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो 1/2 की पावर N 0 की ओर जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस 2 पे कन्वर्ज हो जाएगा। यस सर। ये भी हाँ अच्छा सर, सवाल है। सर सर जैसा आपने वो पिछले वाला कराया था सर, उस वाले से इसके दो आ रहे थे, 0 और 2। सर तो ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना जीरो है तो इसमें, इसलिए जीरो नहीं का। आएगा कि ये मोनोटोन है ना। हाँ सर। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये भी है ही। देखिए, पहले वाले सर के इंक्रीज मुकाबले कर। बड़ा होगा या नहीं? हाँ सर। मोनोटोनिक हाँ सर होगा। इंक्रीजिंग है ये। पॉजिटिव नंबर्स का हम्म। सीक्वेंस है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो राइट साइड हो जाएगा ना। यस सर। तो जो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्स करेगा ये, तो 2 पे, तो इसका आंसर 0 नहीं हो सकता। ठीक है। यस सर। चलिए, अच्छा सवाल पूछा था। बाकी बच्चों, आप लोगों को भी कुछ कहना है किसी को? नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना। चलो भाई, फिर ठीक है। थैंक यू। कल ली कल वाले में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पे बात करते हैं।